हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। तो आज हम हमारे जो टॉपिक कर रहे हैं कॉपीराइट एक्ट 1957 को कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का ही ये हमारा टॉपिक है। अब तक हम जितने टॉपिक कर चुके हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कॉपीराइट एक्ट 1957। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि कॉपीराइट एक्ट है क्या, इसमें क्या बताया गया है। इसके इंट्रो के बारे में परिचय देखते हैं सबसे पहले इसका। ठीक है, तो कॉपीराइट एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है जिन लेखकों के पास मौलिक रचनाएं हैं, जैसे कि साहित्य की रचनाएं जिनमें कंप्यूटर प्रोग्राम, टेबल, संग्रह, कंप्यूटर डाटाबेस, शब्द, कोड, योजनाओं या किसी अन्य संदर्भ में व्यक्त किए गए उपकरण पठनीय माध्यम के साथ नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक रचनाएं, सिनेमेटोग्राफिक फिल्में और ऑडियो रिकॉर्ड सभी को भारतीय कानून के तहत कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान की जाती है। मेन ये क्या है बात कि कॉपीराइट एक ऐसा अधिकार है जो लेखक है, जो किसी भी ऑथर है, जो एक व्यक्ति है जिसके दिमाग में कोई आइडिया बन रहा है और वो अपना क्रिएट कर रहा है, फर्स्ट क्रिएटर है वो किसी चीज़ का। ठीक है, उसमें आपकी जो नाटक है, संगीत है, कलात्मक जो रचनाएं हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग हैं, सिनेमैटिक फिल्में हैं, ये सभी क्या है शामिल होती है जिनको वो कॉपीराइट करवा सकता है। जिसके कारण कॉपीराइट करवाने के कारण उसके जो वो विचार है, उसकी जो कला है, आर्ट है, उसको कोई और यूज़ ना कर पाए एज इट इज़ कॉपी करके। ठीक है, तो यही बात है कि विचारों की रक्षा करने की बजाय कॉपीराइट कानून विचारों की अभिव्यक्तियों की रक्षा करता है। कॉपीराइट एक्ट है वो आपको विचार करने पे, कुछ नया क्रिएट करने पे रोक नहीं लगाता, उस क्रिएट चीज़ को कॉपी करने पे रोक लगाता है। साहित्यिक रचनाएं, नाट्य रचनाएं, संगीत रचनाएं, रचनात्मक रचनाएं, सिनेमेटोग्राफिक फिल्में और ध्वनि रिकॉर्ड सभी को कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 13 के तहत कॉपीराइट सुरक्षा प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अधिनियम पुस्तकों और कंप्यूटर प्रोग्रामों जैसे साहित्यिक कार्यों की भी रक्षा करता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं, अगर के डेवलपर है वो भी कॉपीराइट करवाता है कि उसने कोई एक प्रोग्राम को डेवलप किया है, किसी ऐप को डेवलप किया है, तो वो भी उसका कॉपीराइट अधिकार है। कोई और उसके जैसे साइट को और ऐप को कॉपी नहीं करके किसी को बिजनेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है हमारे कॉपीराइट एक्ट जो है 1957 के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, 1957। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा कॉपीराइट एक्ट है उसके विस्तार है, उसका शुरुआत है वो कहाँ से कैसे होती है उसके बारे में जानते हैं। तो जो हमारा कॉपीराइट एक्ट है वो सबसे पहले ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अंग्रेजों के शासनकाल में, जो कि भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1847 था। ठीक है, सबसे पहले जो कॉपीराइट अंग्रेजों ने बनाया था एक्ट वो 1847 कॉपीराइट एक्ट था, जिसे भारत में अंग्रेजी कॉपीराइट के नियमों को लागू करने के लिए पारित किया था। ठीक है, इसके बाद कॉपीराइट जो अधिनियम है 1911 द्वारा इस कानून को निरस्त कर दिया गया। मतलब जो 1847 का कॉपीराइट एक्ट था उसे ख़त्म करके, उसके द्वारा या संशोधित करके, उसे निरस्त करके 1911 एक नया कॉपीराइट एक्ट बनाया गया और जिसको स्थापित किया गया ऑल ओवर इंडिया के सभी ब्रिटिश उपनिवेशों और भारत सहित सभी उपनिवेशों में लागू किया गया। फिर क्या है 1914 में कॉपीराइट एक्ट के अंदर संशोधन किया गया। ठीक है, संशोधन के बाद फिर से इसका नाम चेंज हो गया कॉपीराइट एक्ट 1914। ठीक है, जो भारत में तब तक लागू रहा जब तक भारत क्या है आज़ाद नहीं हो गया और भारत का खुद का अपना कॉपीराइट एक्ट नहीं बन गया। और वो कॉपीराइट एक्ट कब बना 1957 में। ठीक है, तो 1957 से पहले कौन सा जो हमारा अधिनियम था वो था 1914 कॉपीराइट एक्ट लागू था। ठीक है, जो अंग्रेजी सरकार के द्वारा बनाया गया था। फिर है ऑब्जेक्टिव्स। कॉपीराइट एक्ट को बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया। तो फर्स्ट वन है
प्रोटेक्टिंग ओरिजिनल वर्क्स। जो ओरिजिनल वर्क है यह अधिनियम लेखकों, कलाकारों और संगीतकारों के मूल अभिव्यक्ति तथा उनके साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्यों की रक्षा करता है। ठीक है, ओरिजिनल जो वर्क है, जो कंटेंट है, जो कलाकार है, आर्टिस्ट्स हैं, उनके कार्यों की रक्षा करता है। ये इसका एक फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड है एनेबलिंग अदर्स टू बिल्ड ऑन आइडिया। यह अधिनियम दूसरों को किसी कार्य में विचारों और सूचनाओं का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, कि आप क्या है, अपने विचारों को नहीं रोक सकते, विचार आप नए नए क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग ऑथर्स। यह अधिकार लेखकों को उनके कार्यों के लिए मुआवजा भी देता है। कॉपीराइट के अकॉर्डिंग आपको जैसे कोई आपकी परमिशन लेके यूज़ करता है तो उसके बदले में उसको क्या है, कुछ फ़ी पे करनी पड़ती है, तो वो एज ए मुआवजा भी कंपनसेट करवाता है कॉपीराइट जो हमारा एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांसिंग साइंस एंड आर्ट। यह अधिनियम विज्ञान और उपयोगी कलाओं के प्रगति को बढ़ावा देता है। ठीक है, आर्ट एंड साइंस को डेवलप करने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखते हैं रजिस्ट्रेशन। अब जो हमारे कॉपीराइट एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन अगर हम करवाते हैं तो वो फीस स्ट्रक्चर कैसे क्या है, तो फर्स्ट वन है कलात्मक, संगीतमय, नाटक और साहित्य जो कार्य हैं उनके लिए 500 रुपये प्रति कार्य की फीस लगती है। कलात्मक साहित्यिक कृतियों का उपयोग वस्तुओं के लिए अगर किया जाता है तो उनकी 2000 रुपये प्रति 1 कॉपी की क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस है। और जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं उनके लिए 2000 पर कॉपी के लिए, और सिनेमेटोग्राफिक जो हमारी फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्में वगैरह हैं, उनके लिए 5000 प्रति कॉपी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। ठीक है, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के ऑफिसेज होते हैं जो इस फीस को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉपीराइट का मेन ये पॉइंट्स में से क्वेश्चन काफ़ी आने की चांसेस होते हैं कि जो कॉपीराइट का टाइम है वो कितना होता है। तो अगर कोई भी चीज़ को कॉपीराइट करवाने वाला पर्सन 1 है, एक ऑथर है, एक आर्टिस्ट है, ठीक है, तो वो अपने विचारों को, अपने कंटेंट को 60 ईयर्स आफ्टर डेथ तक उसको कॉपीराइट का अधिकार रहता है। वो जब तक लाइफ लॉन्ग, जब तक वो जिंदा है, जब तक वो जीवित है, तब तक तो उसकी, चाहे वो 100 साल का हो जाओ, तब तक तो उसका कॉपीराइट अधिकार उस चीज़ पर रहता ही है। लेकिन उसकी डेथ के बाद भी 60 ईयर तक उसकी उस चीज़ पे कॉपीराइट रहता है, जिसका बेनिफिट क्या है, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो उसको अपने उत्तराधिकारी होते हैं, उनको मिलता है। ठीक है, 2 एंड मोर ऑथर्स। अगर किसी चीज़ के लिए 2 या 2 से ज़्यादा ऑथर्स या फिर विचारकर्ता एक साथ कॉपीराइट करवाते हैं, तो जो 2 हैं या 3 हैं, जितने भी है ग्रुप है, उनमें मान लिया 3 हैं, 3 पर्सन हैं, तो फर्स्ट ए है, बी है एंड सी है। तो ए अगर सबसे पहले एक्सपायर हो गया, मान लिया 2000 में, बी हो गया 2005 में, और सी हो गया फिर 2010 में। ठीक है, तो 2010 के बाद जो लास्ट में जो ऑथर की डेथ हुई है उसके 50 साल तक कॉपीराइट का अधिकार रहता है। तो 2010 से 50 साल और ऐड कीजिए, 2060 तक उस चीज़ का, उनके जो वो ऑथर्स हैं उनका कॉपीराइट उस चीज़ पे रहता है, कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता, और बाय चांस अगर करता है तो उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेशनल पब्लिकेशंस होते हैं कुछ, तो उनके ऊपर अगर जो लेखक है उसकी डेथ के 70 ईयर्स तक उस चीज़ पे, उस बुक पे, उस पब्लिकेशन पे, या फिर उस विचार पे, उस साउंड पे, ग्रुप है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, उनके अंतर्गत 70 ईयर्स तक, 70 साल तक उस ऑथर का राइट रहता है, कॉपीराइट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये हैं सब्जेक्ट्स, कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉपीराइट के अंदर मैटर करते हैं, किन किन चीज़ों को आप रजिस्टर करवा सकते हैं कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ कॉपीराइट, तो ये क्या है, ऑल सब्जेक्ट्स मैटर, थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट मैटर्स प्रोटेक्ट बाय कॉपीराइट एक्ट
आर कोल्ड वर्क्स। ठीक है, कॉपीराइट एक्ट के अंदर जो मैटर्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? वर्क। ओके, वर्क्स बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 इट मे बी सब्जेक्टेड फॉर द फॉलोइंग वर्क्स। जो कॉपीराइट एक्ट 1957 की सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत वर्क के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट है ओरिजिनल लिटरेसी वर्क, ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क, ओरिजिनल म्यूजिकल वर्क, ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क। नेक्स्ट है सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, ये सब क्या है? हमारे वर्क्स के अकॉर्डिंग आते हैं, कॉपीराइट के सब्जेक्ट्स मैटर में आते हैं, जिनको हम कॉपीराइट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमने पढ़ा है वो है ओरिजिनल लिटरेरी वर्क। तो सबसे पहले एक सेकेंड, These cover published work including books, articles, journals and periodicals as well as manuscripts। जो हमारा ओरिजिनल कार्यात्मक जो कार्य है उसके अंदर क्या है? बुक्स को, आर्टिकल्स को, जर्नल्स को, पीरियोडिकल्स को और जो पांडुलिपियाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। इवन एडेप्टेशंस, ट्रांसलेशंस एंड एब्रीजमेंट्स आर टेकन एज ओरिजिनल वर्क एंड आर प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंटली दीज आर ऑल्सो कवर कंप्यूटर प्रोग्राम एंड कंप्यूटर डाटाबेस। कॉपीराइट जो लॉ 1957 है उसके अंतर्गत जो ओरिजिनल कार्यात्मक जो कार्य हैं उसमें बुक्स को, पीरियोडिकल, जर्नल्स, ट्रांसलेशंस, एडेप्टेशंस और जो हमारी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स और डाटाबेस हैं उन सभी को इसमें कवर अप किया जाता है। ठीक है, उनको कॉपीराइट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है ड्रामेटिक वर्क। ड्रामेटिक वर्क के अंदर क्या है? अ ड्रामेटिक वर्क इज अ वर्क कैपेबल ऑफ बीइंग फिजिकल परफॉर्म्ड। इट नीड नॉट बी फिक्स्ड इन राइटिंग और अदरवाइज। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रामेटिक जो वर्क्स है आर अ पीस ऑफ recitation, choreographic work, elements of a dance or ball, costumes and scenery associated with a drama its। तो जो ड्रामेटिक वर्क है उसके अंदर जो फिजिकल फॉर्म है जैसे डांस वगैरह की वो भी इंक्लूड होती है और जो रिटन टाइप इसमें कुछ नहीं होता। एग्जाम्पल्स जैसे कि किसी लेसन, किसी नाटक का कोई एक पीस, पन्ना, और जो हमारे कोरियोग्राफिक वर्क होते हैं वो एलिमेंट्स ऑफ डांस की कोई एलिमेंट है, कोई विशेष पोज है। ठीक है, कॉस्ट्यूम्स हैं और कोई ड्रामा का विशेष जो दृश्य है वो सभी क्या है? ड्रामेटिक वर्क के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूजिकल वर्क। म्यूजिकल वर्क, अ म्यूजिकल वर्क मीन्स अ वर्क consisting of music and it includes graphical notation of such a work. The word in a song and the music have separate right and the rights cannot be merged। तो जो हमारा म्यूजिकल वर्क है उसमें कोई धुन है, कोई ग्राफिकल नोटेशंस हैं, वो सभी क्या है? म्यूजिकल वर्क के अंतर्गत आती है। किसी जो गीत और जो हमारा संगीत है उन दोनों के सेपरेट राइट्स होते हैं, सेपरेट वर्ड्स होते हैं, तो उन दोनों को मर्ज नहीं किया जा सकता। सेपरेटली क्या है? अलग अलग उनको कॉपीराइट करवाया जाता है। ठीक है, म्यूजिकल जो वर्क है उसके अंतर्गत जो संगीत है उसके बोल, उसकी ध्वनियाँ, उन सबको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिस्टिक वर्क्स। आर्टिस्टिक वर्क से आप समझते हैं जो चित्रकलाएं, जो पेंटिंग टाइप के जो इसमें साइड में आपको दिख भी रही हैं, उन वर्क्स के लिए जो कॉपीराइट करवाया जाता है। आर्टिस्टिक वर्क्स आर वर्क सच एज अ पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, engravings, photographs and architectural works irrespective of
जजमेंट ऑन देयर आर्टिस्टिक क्वालिटी। ठीक है, तो जो आर्टिस्ट का वर्क है उसके अंतर्गत पेंटिंग्स हैं, ड्राइंग्स हैं, चित्रकलाएं हैं और फोटोग्राफ्स है और आर्किटेक्चरल जो कोई ढांचा टाइप से बनाया गया है वो सभी को इंक्लूड किया जाता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ जजमेंट, जजमेंट जो आर्टिस्ट की क्वालिटी है वो चाहे कुछ भी हो वो मैटर नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, सिनेमैटिक ग्राफिकी covers any method used to record moving images, include videos, recordings of short clips using webcam and cell phone. Soundtrack of movie also come under cinematographics। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो सिनेमेटोग्राफिक जो हमारी फिल्म्स होती हैं उसके अंतर्गत जो मूविंग इमेजेस हैं, छोटी वीडियो हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं या शॉर्ट क्लिप्स हैं जो या तो वेबकैम या फिर हमारे सेल फोन के द्वारा ली गई हैं, साउंड ट्रैक्स हैं जो मूवीज़ में यूजुअली यूज़ होते हैं, उन सभी को क्या है इसके अंडर सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता है। साउंड सिमिलरली स्टैंड अलोंग साउंड रिकॉर्डिंग आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ। जो साउंड की रिकॉर्डिंग्स हैं कुछ स्पेसिफिक किसी की, तो वो भी क्या है कॉपीराइट लॉ के अंतर्गत कॉपीराइट करवाई जा सकती हैं, अंतर्गत प्रोटेक्टेड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉपीराइट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट क्या क्या है कॉपीराइट लॉज के, तो उसके लिए कुछ नियम्स पढ़ते हैं। इन्फ्रिंजमेंट होता है किसी चीज़ का उल्लंघन करना, बिना ओनर की परमिशन के कॉपीराइट कंटेंट की चोरी कर लेते हैं तो वो क्या है कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। ओनर के कंटेंट को कॉमर्शियल यूज़ के लिए अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो भी क्या है इन्फ्रिंजमेंट होता है कॉपीराइट एक्ट का। ऑनर के कंटेंट को कोई भी संस्था या व्यक्ति पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बिना जो ऑथर है उसकी परमिशन के डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो भी कॉपीराइट जो एक्ट है उसका इन्फ्रिंजमेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है जो ओनर है उसका जो कंटेंट होता है उसको तोड़ मरोड़ कर अपनी लैंग्वेज में भी कन्वर्ट करना क्या है एक उल्लंघन है, इन्फ्रिंजमेंट है हमारे कॉपीराइट एक्ट का। ओनर के कंटेंट के जैसा ही सेम कॉपीराइट कंटेंट बनाना कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ है। ऑनर या क्रिएटर के कॉपीराइट कंटेंट को बिना परमिशन के इंपोर्ट करना, जैसे कोई विदेशी ऑथर है उसका कुछ कंटेंट हमारे देश में इंपोर्ट करवाना, ठीक है, वो भी क्या है कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ है। ओनर या क्रिएटर के कॉपीराइट कंटेंट को दूसरी लैंग्वेज में भी ट्रांसफ़र करके आप उसको फॉर्मेट को नहीं बदल सकते, फॉर्मेट को बदल के भी उसको सेल या कुछ ऐसे अपने बिजनेस माइंड या फिर प्रॉफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, तो वो भी क्या है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, ये कुछ कॉपीराइट जो एक्ट है उसके उल्लंघन के नियम थे, ऐसे ऐसे जो शर्तें हैं वो लागू होती है, ये सब कार्य आप कॉपीराइट कंटेंट के साथ नहीं कर सकते। ठीक है, फ्री फ्रॉम कॉपीराइट एक्ट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम तो फिर कॉपीराइट जो है हमारे कंटेंट उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, तो कुछ उसका क्या फिर फ़ायदा। अब वो तो एक ऑथर के लिए ही लिमिटेड हो गया, लेकिन कुछ फ्री फॉर्म्स हैं जो कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत लागू होती है। अगर कोई कंटेंट शैक्षणिक उद्देश्य के लिए कॉपी किया गया है तो वो क्या है कॉपीराइट एक्ट की जो इन्फ्रिंजमेंट है उसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, राज्य या केंद्र सरकार की परमिशन लेकर अगर आपने कोई कंटेंट कॉपी किया है तो वो भी उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा कॉपीराइट एक्ट का। लेखक या रचनाकार जो उसका किसी कंटेंट का लेखक है, रचनाकार है, उसी से परमिशन लेके अगर हम उसके कंटेंट को यूज़ करने हैं तो वो भी फ्री फ्रॉम कॉपीराइट एक्ट है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए अगर कॉपी की गई है, वो उसको सेल नहीं कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, कोई प्रॉफिटेबल उससे बिजनेस नहीं कर रहा है, तो वो भी क्या है कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं DMCA। DMCA क्या है? द डिजिटल
मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट DMCA, ठीक है। ये एक अमेरिकी कानून है जो कॉपीराइट धारणाओं को ऑनलाइन चोरी से बचाता है और बताता है कि कॉपीराइट कानून इंटरनेट पर कैसे लागू होता है। DMCA को 1998 में पारित किया गया था। DMCA क्या है? एक डिजिटल कॉपीराइट एक्ट है एक टाइप से, जो डिजिटल कंटेंट हम कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे कंटेंट जो अपलोड किया जाता है, जिनकी फिजिकली फॉर्म्स नहीं होती है, तो उनको डिजिटली रूप से भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है, और जिसको क्या है, अमेरिका ने बनाया था। और जो हमारी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो है, उसके अंतर्गत ये आता है। तो और इसको बनाया कब गया था? 1998 में, ठीक है। किस लिए बनाया गया था? जो इंटरनेट पर कॉपी हमारी जो है उनको कॉपीराइट कानून इंटरनेट पे जो कंटेंट है उसको बचाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे फिनिश होती है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई डाउट है आप कमेंट करके बताइए, पूछ लीजिए, ज़रूर से आपका रिप्लाई मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे।